HMPV क्या है? HMPV एक वायरस है। ये बिल्कुल उसी तरह फैलता है जिस तरह कोरोना या फ्लू या कॉमन कोल्ड के वायरसेस फैलते हैं। 2001 में पहली बार ये पाया गया। उस समय ये इतना स्प्रेड नहीं हुआ। अब 2025 में आया है, तो इतना इसको लेकर चिंता क्यों है? आई डोंट नो, मैं भी उतना ही कंफ्यूज हूँ जितने बाकी लोग कंफ्यूज हैं। कोई भी वायरस उन सबका लॉन्चिंग पैड चाइना ही क्यों रहता है? HMPV के सिम्टम्स क्या क्या है? ऐसे खुद से सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी है या कमजोर है। कॉमन कोल्ड होता है, क्या उसकी अभी तक कोई दवा बनी है? कॉमन कोल्ड के लिए कोई वैक्सीन नहीं, बहुत माइल्ड इलनेस है, उसके वायरसेस अलग हैं। क्या HMPV को लेकर कोई दवा मेडिसिन अवेलेबल है? नो, कोई वैक्सीन? नो। वैक्सीन को बनने में कितना समय क्यों लगता है? अब हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमने वायरस को लिया, उसको काट दिया। कोई भी वायरस है उससे वो चीज़ें निकाल देते हैं जो सीवियरिटी कॉज करती है। बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार की जा रही हैं। बायोलॉजिकल वेपन्स को दे आर एग्जिस्टिंग। कोविड के बाद एक बार फिर लोगों के बीच दहशत है HMPV वायरस की दस्तक को लेकर। क्या कुछ इस वायरस का रीजन है, क्या कुछ इसके लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, और क्या कुछ इसका जो है म्यूटेशन रहेगा, सारी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रदेश की सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर अमिता जैन जी हैं। वेलकम मैम। मैम, HMPV को लेकर लोगों में बड़ा कन्फ्यूज़न है, तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि HMPV क्या है? HMPV एक वायरस है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। जैसा इसके नाम से पता चलता है, ह्यूमन माने ये इंसानों को प्रभावित करता है और न्यूमो वायरस माने ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। ये एक RNA वायरस है और बहुत समय से कहें अगर 2001 में नॉर्वे में इसको पहली बार चिन्हित किया गया। ये पहले से सर्कुलेशन में रहा था, लेकिन इसके पहले किसी ने इसको पहचाना नहीं था। तो 2001 में जब इसकी खोज हो गई और ये पता चला कि ये भी एक वायरस है जो इंसानों को प्रभावित कर रहा है, उसके बाद से लोगों ने इसको देखना शुरू किया। इंडिया में 2004 और 5 के बीच में इसको पहली बार देखा गया और तब से हर साल कुछ ना कुछ केसेस इसके सर्दियों में और बसंत के सीज़न में, स्प्रिंग सीज़न में रिपोर्ट होते हैं। हम लोग भी हर साल इसको देखते हैं, कुछ केसेस। बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन एंडेमिक वायरस है। एंडेमिक का मतलब है कि ये ऑलरेडी सर्कुलेशन में है हमारी पॉपुलेशन। मैम, ऐसा क्यों? जब 2001 में पहली बार ये आप बताया कि आपने डिटेक्ट किया गया, पाया गया, उस समय ये इतना जो है कह सकते चर्चा में नहीं आया या इतना स्प्रेड नहीं हुआ। अब जब ये इस 2025 में आया है, तो इतना इसको लेकर चिंता क्यों है? इतना लोग इस पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? और या फिर इसके इतना फैलने का, पेंडेमिक होने का, ये क्यों इस तरीके की बातें की जा रही हैं? आई डोंट नो, मैं भी उतना ही कंफ्यूज हूँ जितने बाकी लोग कंफ्यूज हैं। मुझे ये लगता है कि अभी कोविड पैंडमिक में लोगों ने बहुत सफ़र किया, हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया उसमें। तो एक अनप्लेजेंट फियरफुल मेमोरीज़ दिमाग में भी बहुत ताज़ा हैं, वो लोग अभी भूल नहीं पाए हैं और सब ने कुछ ना कुछ सफ़र किया, किसी न किसी फॉर्म में सफ़र किया। तो अभी लोगों के दिमाग में ये बहुत ताज़ा है कि कोविड से नुकसान हुआ था, ये कोई वायरस था और चाइना से आया था। तो आई थिंक अगर ये सारी चीज़ों को लिंक करें तो ये फियरफुल मेमोरीज़ हैं जो लोगों को अभी हॉन्ट कर रही हैं। लोग अभी उसमें से उबर नहीं पाए हैं। और चाइना के लिए कुछ तस्वीरें जो सामने आई मीडिया के थ्रू, जिसमें देखा गया कि अस्पतालों में भीड़ है, उसको लेके बस एक फ़ियर स्प्रेड हो गया। इसके बियॉन्ड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे लगता है बस और कोई कारण नहीं है। चाइना भी कह रहे हैं कि हमने अनयूजुअल कुछ नहीं रिपोर्ट किया है, जो हमारा नॉर्मल रिपोर्टिंग होती थी उसी तरह की रिपोर्टिंग है। और ये सर्दियों के सीज़न में जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उससे लगने वाली भीड़ है, ये कुछ हमारे यहाँ अनयूजुअल नहीं है। WHO ने भी ये कहा कि हमें कुछ अनयूजुअल नहीं दिख रहा है। तो जो यूजुअल इन्फेक्शन रेट्स हैं उसी रेट्स के अंतर दिख रहा है। अब ये क्यों इतना अचानक उसको लेके बात होने लगी और जनरल पब्लिक बात करने लगी, ये मेरी समझ के बाहर की चीज़ है। और चाइना का मैम आपने बात किया, एक क्वेश्चन बार बार जहन में आता है। कोई भी वायरस हो, चाहे वो सार्स वायरस हो 2003 में, या फिर 2019 में कोरोना वायरस हो, और या इससे पहले और भी देखने को मिले कई वायरस, उन सबका लॉन्चिंग पैड चाइना ही क्यों रहता है? आपको HIV याद है? आपको नहीं याद होगा, आप बहुत छोटे रहे होंगे या मे बी यू वर नॉट इवन बॉर्न। HIV चाइना से नहीं आया था। तो HIV केम फ्रॉम समवेयर इन अफ्रीका।
तो ये ज़रूरी नहीं है चाइना से ही आए, लेकिन एक चीज़ जिसमें चाइना हम कुछ कंट्रीज से, नॉट ऑल कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज से या कुछ रीजन्स से अलग है, कंट्रीज़ भी नहीं कहूँगी, वो है ह्यूमन एनिमल इंटरफेस। हमारे यहाँ हम इतना ज़्यादा, हमारे यहाँ वेट एनिमल मार्केट्स नहीं होते हैं, हम लाइव एनिमल्स को मार्केट्स में इस तरह सेल नहीं करते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, चाहे पेट्स के रूप में रखें, चाहे उनको पार्ट ऑफ द डाइट बनाएं, उस तरह से हमारे यहाँ वेट मार्केट्स नहीं होते हैं, हम लाइव एनिमल्स इस तरह सेल नहीं करते हैं। लेकिन चाइना में होते हैं, चाइना में वेट मार्केट्स होते हैं, लोग जाते हैं और वहाँ पर जो एनिमल ह्यूमन इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो एनिमल वायरसेस होते हैं अगर वो म्यूटेट हुए तो वो ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकते हैं वहाँ पर कभी, जैसा कोविड में हुआ। एक कोई एनिमल वायरस है, बैट का वायरस है, जो चेंज होकर ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ। हम लोग बैट्स हैं, इस तरह के एनिमल्स को लाइव मार्केट में सेल नहीं करने के लिए लगाते, तो वो थोड़ा कल्चरल डिफरेंसेस हैं उस वजह से। दूसरा, वायरसेस या कोई भी चीज़ हो कहीं भी आ सकती है, फैलता बहुत जल्दी है, रेस्पिरेटरी वायरसेस के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो छींकने, खांसने, थूकने, इन चीज़ों से फैलते हैं। तो इसको रोकना बहुत मुश्किल है। लोग जाएंगे, बात करेंगे, सांस तो हर आदमी लेगा ना। जो चीज़ें छूने से फैलती हैं उनको आप रोक सकते हैं, कांटेक्ट से फैलती हैं उनको आप रोक सकते हैं, लेकिन जो सांस से, हवा से फैलती हैं उनको रोकना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, इसलिए भी शायद लोग डर रहे हैं। और आई डोंट थिंक कि चाइना का इसमें कोई रोल है। इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि चाइना का नाम आया। आई एम नॉट बीइंग प्रो और एंटी चाइना, आई एम जस्ट बीइंग वेरी न्यूट्रल पर्सन की तरह बात करें तो ये अनफॉर्चुनेट है, किसी भी देश के साथ हो सकता था, लेकिन शायद थोड़े कल्चरल डिफरेंसेस हैं। जहाँ ह्यूमन एनिमल इंटरफेस की बात आती है वो चाइना में भारतवर्ष के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हो। हाँ मैम, चूँकि बात इसलिए भी थोड़ा सा सोचने वाली हो जाती है क्योंकि जब कोविड-19 आया, पहले ही चाइना में डिटेक्ट हो चुका था, लेकिन उस वहाँ से जानकारी को साझा नहीं किया गया है, सही तरीके से बात को नहीं रखा गया। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि उन्होंने नहीं किया। हो सकता है उनके अपने कुछ रिजर्वेशंस होंगे, वो कंफर्मेशन कर रहे होंगे, या वो पैनिक नहीं क्रिएट करना चाह रहे होंगे, या कोई अल्टीरियर मोटिव होगा। इस पे बिना जानकारी के मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मतलब आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑन दैट, आई एम ओनली एक्सपर्ट ऑन वायरस। मैम, HMPV के सिम्टम्स क्या क्या हैं? रेस्पिरेटरी वायरस है ज़्यादातर केसेस में, मतलब एज ऑफन एज 95% केसेस में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। इसका क्या मतलब कि खांसी, जुकाम, बुखार जैसे कॉमन कोल्ड के फीचर्स होते हैं, जिसको हम कॉमन भाषा में लखनऊ में नज़ला बुखार कहते हैं, तो उस तरह के फीचर्स होते हैं। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। सेल्फ लिमिटिंग माने अपने आप ठीक हो जाती है। ज़्यादातर लोगों को डॉक्टर के कंसल्टेशन या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कॉमन कोल्ड है, 2-4 दिन छींक वींक आया, हल्का फुल्का बुखार हुआ, ठीक हो गए। दूसरी चीज़, ज़्यादातर लोग प्रभावित होते हैं वो बच्चे हैं। बच्चे इसलिए कि बच्चों में अभी इसके लिए इम्यूनिटी नहीं होती। जब बच्चा पैदा होता है तब तो वो उसको कोई इम्यूनिटी नहीं है, एक्सेप्ट वो कुछ एंटीबॉडीज़ जो मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट होते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए बच्चे जब पैदा होते हैं तब उनमें इम्यूनिटी नहीं होती है। तो जो छोटे बच्चे हैं, 1 साल से कम के, 2 साल से कम के बच्चे, वो अक्सर प्रभावित होते हैं, लेकिन उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। आफ्टर 5 इयर्स केसेस नहीं देखे जाते हैं अमूमन। दूसरे जो पॉपुलेशन इफ़ेक्ट होती है बच्चों के अलावा, वो होती है ओल्डर पीपल। ओल्डर पीपल में फिर इम्यूनिटी ख़त्म होनी शुरू होती है, या तो उनको कोई बीमारी होती है या अदरवाइज़ उनकी इम्यूनिटी कम, या उनको कोई ऐसी दवाइयाँ दी जा रही हैं जो इम्यूनिटी पे भारी पड़ती हैं, इस वजह से उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एल्डरली पीपल हैं उनमें ये इन्फेक्शन देखा जाता है, या छोटे बच्चों में देखा जाता है। जो लोग ओल्डर हैं लेकिन इम्यूनो कॉम्पिटेंट हैं, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, उनमें ये इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्सपोजर बचपन में कभी हो चुका होता है, और अगर उनको एक्सपोजर नया होता है तो उनमें इन्फेक्शन नहीं होता है, वो उससे डील कर लेती है उनकी बॉडी। तो इन नटशेल 2 पॉपुलेशंस इफेक्ट होती हैं, एक छोटे बच्चे और एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एडल्ट्स। मैम, क्या HMPV वायरस का खतरा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन पे भी ज़्यादा रहता है? नो, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके मैम, इम्यूनिटी पावर की बात हो तो इस बात को हम कैसे खुद से सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी है या कमज़ोर है? क्या इसके कोई बेसिक सिम्टम्स होते हैं? नहीं,
बेसिक सिम्टम्स तब होते हैं जब इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, वो वाला लेवल नॉर्मली नहीं आने पाता है, उसके पहले लोगों को पता होता है। लेकिन कुछ पॉपुलेशंस जिनमें इस तरह की बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़, जैसे लंग का कोई बीमारी हो, जैसे एक हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस ऑफ लंग, कि लंग में फाइब्रोसिस है, सांस लेने में इन लोगों को परेशानी होती है। एस्थमा है, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इलनेस है, जैसे किसी में कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या किसी को कोई ऐसी दवाइयाँ चल रही, कैंसर के मरीज़ हैं उनको एंटी कैंसर ड्रग्स चल रही होती हैं, वो इम्यूनिटी कम करती हैं। कोई लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं लॉन्ग टर्म से, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें देना पड़ता है स्टेरॉइड्स। तो इस तरह के पेशेंट्स इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, और पेशेंट्स को भी पता होता है, उनके डॉक्टर्स को भी पता होता है कि इनकी इम्यूनिटी इन वजहों से कमज़ोर हो सकती है, तो उनको थोड़ा सा अदरवाइज़ भी उनको प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा जाता है कि आप कहीं, आप देखिए कभी आप बाहर जाएंगे, एयरपोर्ट पे होंगे, या ऐसे भी देखिए मॉल वॉल में जाइए जहाँ क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, तो आपको कुछ लोग कभी दिख जाएंगे, स्पेशली कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा दिखते हैं, जो मास्क पहने होते हैं। तो ये वो लोग हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग नेसेसरली होते हैं, लेकिन ये वो लोग हो सकते हैं जिनको शायद डॉक्टर ने एडवाइस किया होगा कि आप भीड़ की जगहों में जाएंगे तो आप मास्क पहनेंगे, क्योंकि आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो इस तरह से पता होता है पेशेंट को भी कि मैं डायबिटिक हूँ, मैं स्टेरॉइड्स ले रहा हूँ लंबे समय से, मुझे एंटी कैंसर ड्रग्स चले हैं, मेरी रेडियोथेरेपी हुई है, या मैं कैंसर का पेशेंट हूँ, कैंसर सर्वाइवर हूँ, ये लोग एज़मा का पेशेंट हूँ, तो इनको क्रोनिक इलनेसेस हैं, इसमें पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम हो जाती है। अब मैम फ्लू की बात करें, जो कॉमन कोल्ड होता है, क्या उसकी अभी तक कोई दवा बनी हुई है? क्योंकि वो भी तो एक फ्लू, एक वायरस ही होता है। फ्लू एक स्पेसिफिक वायरस है जो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। फ्लू जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन जो हो रहा है वो इन्फ्लुएंजा वायरस से हो रहा है। तो इन्फ्लुएंजा का शॉर्ट फॉर्म है फ्लू। फ्लू में और कॉमन कोल्ड में फ़र्क है, बहुत बारीक सा फ़र्क। सिम्टम्स सेम लग सकते हैं, लेकिन फ्लू कॉमन कोल्ड से एक लेवल हायर चला जाता है, उसमें बुखार होता है और बदन में बहुत ही पेन होता है। तो हम लोग अगर फ्लू का कोई पेशेंट होता है तो हम उसको नेसेसरली कहते हैं आप रेस्ट करिए। तो लेकिन कॉमन कोल्ड के मरीज़ को रेस्ट वेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, खाली छींकते खांसते हैं, ज़रूरी नहीं है बुखार भी हो, तो उनको हम लोग रेस्ट हमेशा एडवाइस नहीं करते। बट फ्लू में रेस्ट एडवाइस करते हैं, लॉट ऑफ फ्लूइड देते हैं। और फ्लू कुछ लोगों में, स्पेशली एल्डरली लोगों में, फ्लू न्यूमोनिया कॉज करता है, कर सकता है, नॉट ऑलवेज, कर सकता है। तो फ्लू से हम सावधानी भी बरतते हैं कि भाई अगर आप एल्डरली हैं तो हम कहते हैं आप वैक्सीन लगाइए हर साल फ्लू से, क्योंकि फ्लू आपको सीरियस इन्फेक्शन दे सकता है। 65 साल के ज़्यादा के लोगों को एक एनुअल वैक्सीन रिकमेंड होता है फ्लू के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए कोई वैक्सीन नहीं। फ्लू के लिए मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, जैसे ओसेल्टामेविर करके एक दवा आती है, वो हम लोग देते हैं। और भी कुछ दवाइयाँ हैं जो अवेलेबल हैं फ्लू के लिए, लेकिन वो आप खुद नहीं लेंगे, वो आप तब लेते हैं जब डॉक्टर देखते हैं कि फ्लू की वजह से न्यूमोनिया हो रहा है, सीवियर है, इनको ये दवा दी जानी है, तब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, तब आपको ये दवा दी जाती है। तो फ्लू एक अलग चीज़ है, हम लोग उसको लूजली यूज़ कर लेते हैं बिकॉज सिम्टम्स सिमिलर दिखते हैं। कॉमन कोल्ड बहुत माइल्ड इलनेस है, उसके वायरसेस अलग हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से जो इन्फेक्शंस होते हैं वो कॉमन कोल्ड जैसा होता है, फ्लू जैसा नहीं होता है। फ्लू में आपको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, बुखार होता है और उसमें फिर मरीज़ बहुत थकान भी फील करता है। फ्लू इतना सिंपल नहीं है। HMPV की स्प्रेड रेट क्या कोरोना वायरस की जैसी है? जी, ये बिल्कुल उसी तरह फैलता है जिस तरह कोरोना या फ्लू या कॉमन कोल्ड के वायरसेस फैलते हैं, उसी तरह ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस फैलता है। अगर वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, राइट, तो ऊपर वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, नाक, कान, गला, है ना, यहाँ तक ट्रेकिया तक गया। तो अगर हम खांसेंगे, छींकेंगे, बोलेंगे और हमारे जो भी ड्रॉपलेट्स हम निकालते हैं बोलते समय, खांसते छींकते समय, वो हवा में जाते हैं, तो वो हवा में रहेगा। या मान लीजिए हमने छींका तो कुछ स्प्रेड्स इस पे हो गए, सोफे पे आ गए, टेबल पे आ गए, कुर्सी पे आ गए, राइट। कोई दूसरा आदमी आया, उसने कुर्सी में हाथ लगाया, टेबल में हाथ लगाया, उसी हाथ को फिर नाक मुंह में लगाया, तो वो उसको इस तरह से इन्फेक्शन कर सकता है। या जो हमारे छींकने से जो भी चीज़ें यहाँ पर फैली रही तो वो उसको कॉज करेंगी, कर सकती हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू रेस्पिरेटरी रूट।
इसी तरह से सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, तो कुछ अलग से ज़्यादा नहीं है इसमें। HMPV का मैम प्रोविशन पीरियड कितना है? कितने दिन में पेशेंट को अगर किसी को होता है तो वो रिकवर कर सकता है? विदिन अ वीक, क्या सीवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं? हाँ, कभी कभी होते हैं, पर वो ज़्यादातर अगेन वही दोनों पॉपुलेशन में सीवियर होते हैं। बेयरली 5 से 7% लोगों में सीवियर हो सकता है। तो भी सीवियरिटी का ये मतलब नहीं है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है, ज़िंदगी को कोई खतरा नहीं है। बुखार आ गया तेज, न्यूमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंक्योलाइटिस हो गया, लेकिन ये सब रिकवर हो जाते हैं 1 हफ्ते के अंदर। क्या मैम इस तरीके के वायरसेस के बढ़ने की वजह आप क्या मानती हैं? मतलब क्लाइमेट चेंज है या नहीं, ग्लोबल ट्रैवल नहीं, ये बढ़ा है? नहीं, आप हमको एक बात आप सोच के देखिए कि 10 साल पहले सोचिए, कितने सारे वायरसेस के लिए हम डायग्नोज करते थे, जी नहीं करते। अब हम कितने वायरस के लिए डायग्नोज करते हैं। बहुत। हम अपनी लैब का आपको उदाहरण देते हैं। जब मैंने यहाँ माइक्रोबायोलॉजी में काम करना शुरू किया था, वे बैक इन 88, राइट, हमारा वायरोलॉजी लैब में कोई डायग्नोस्टिक वायरल टेस्ट नहीं होते थे। कंट्री का बेस्ट वायरोलॉजी लैब था ये, तब भी और आज भी, लेकिन कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग नहीं करते थे। आज हम 40 वायरसेस के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। तो दिस इज़ द चेंज वी हैव सीन। थे ही नहीं, टेस्ट अवेलेबल ही नहीं थे। तो बैक्टीरियोलॉजी होता था, बैक्टीरिया टेस्ट करते थे, पैरासाइट टेस्ट करते थे, ये सब करते थे, लेकिन हम करते नहीं थे। तो जो चीज़ हम, यू ओनली नो व्हाट यू लुक फॉर, जो आपको मालूम ही नहीं है वो आप देखोगे कहाँ जाके। तो ये फ़र्क बहुत बड़ा आया कि हमारे पास टेस्ट अवेलेबल हो गए, हम अवेयर हो गए, हमने टेस्ट करना शुरू कर दिया, अफोर्डेबल हो गए टेस्ट। अगर कोई एक टेस्ट हो गया, उस समय मान लीजिए वो 10,000 का होता, तो डॉक्टर बोलता कि ये तो अपने आप ही ठीक होने वाला बीमारी है, दवा हमारे पास कोई है नहीं, मरीज़ के ऊपर 10,000 का बोझ में नहीं डालना चाहूँगा और अपने आप ठीक हो जाएगा। ये लॉजिकल बात थी उस समय। तो ये चेंज भी आ गया है। अब 10,000 रुपये पीपल आर एबल टू अफोर्ड, खर्च कर सकते हैं। उस समय 10,000 रुपये शायद उसका महीने भर का सैलरी भी ना होता, उससे भी ज़्यादा होता है ना। तो ये फ़र्क भी आ गया है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट बढ़ गया है, अफोर्डेबल हो गए हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया है, एंटीवायरल्स अवेलेबल हो गए हैं जो पहले थे नहीं। जब वहाँ पर दवाई नहीं है तो हम डायग्नोस करके भी क्या कर लेंगे, पर अब हमारे पास दवाइयाँ भी हैं। मैम HMPV के टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स क्या हैं? HMPV के लिए सिर्फ एक टेस्ट है, RT-PCR। जैसे हम कोरोना के लिए करते थे उसी तरह का टेस्ट है, खाली रिएजेंट अलग है, टेस्ट वही है। सेम टेस्ट, सेम टेक्नोलॉजी, सेम मशीन, सेम ट्रेनिंग, सेम मैन पावर, एवरीथिंग इज सेम, खाली रिएजेंट्स बदल जाते हैं थोड़े से। तो वो अवेलेबल है। कंट्री में इतनी कैपेसिटी बढ़ गई है RT-PCR करने के लिए सिंस कोविड, बिकॉज जगह जगह होने शुरू हो गए। तो अब कहीं भी हो सकता है, अब इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं क्या वाली बात HMPV को लेकर कोई दवा मेडिसिन अवेलेबल है अभी तक? नो, कोई वैक्सीन? नो। मैम वैक्सीन को लेकर कई सारे सवाल रहते हैं मन में, वैक्सीन को बनने में इतना समय क्यों लगता है? अगर थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं कि वैक्सीन के बनने की क्या पूरी प्रक्रिया रहती है? वैक्सीन को बनने में समय इसलिए लगता है कि एक तो टेक्नोलॉजी की बात है। कोई भी चीज़ जो नई बनती है, वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, दवाइयाँ नहीं करते। हम वैक्सीन से क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अगर हमने किसी को वैक्सीन दिया है तो उसको ये इन्फेक्शन ना हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर इन्फेक्शन होता भी है तो इतना सीरियस ना हो कि मरीज़ मर जाए। नंबर 3, अगर होता भी है तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जो उसको वो ज़िंदगी भर फेस करे, कोई सीक्वली हम लोग मेडिकल भाषा में कहते हैं, कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे ना हो इन्फेक्शन के जिसके कारण से उसको कोई डिसेबिलिटी हो जाए। ठीक, तो हम लाइफ सेविंग हो जाए, डिसेबिलिटी ना हो और प्रेफरेबली ना हो, यही तो मोटिव है। अब हमने कोई वैक्सीन बनाया तो पहले हम देखते हैं कि वैक्सीन के अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा हुई कि नहीं। उसके लिए हमारे पास लैब टेस्ट हैं, हमने एनिमल में करके देख लिया, ह्यूमन में करके देख लिया, एंटीबॉडीज़ आ गए, सेलुलर इम्यूनिटी हम लोग देखते वो आ गई, ठीक है, इम्यूनिटी पैदा हो गई इस वायरस के अगेंस्ट, या जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया था, ये काम जल्दी हो जाता है। ठीक, अब दूसरी बात है, हमको इसको टेस्ट करना है पॉपुलेशन में। हम कैसे टेस्ट करेंगे? हम एक ग्रुप ऑफ पीपल ढूंढेंगे कि, एंड दूसरी बात ये, फ़ायदा करें या ना करें, नुकसान तो ना करें, उस वैक्सीन को देने से कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। अब हम करें क्या? अब हम कोई पॉपुलेशन ढूंढेंगे, उसको अपने साथ एनरोल करेंगे। मान लीजिए हमने 100 लोग ढूंढे, अब 100 लोग को हमने ये वैक्सीन लगा दी, छोड़ दिया हमने उनको।
अब हम कितने दिन तक देखें कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, कितने दिन तक देखें कि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो। अब उसको हम इन्फेक्शन खुद नहीं दे सकते हैं, ये एथिकल नहीं है। अब वो कम्युनिटी में जाए, रहे, घूमे। 100 में कितने लोगों को चांस था इन्फेक्शन होने का? तो 100 में हमारा काम नहीं बना। अब हम 1000 लोग ढूंढेंगे, फिर हम लाख लोग ढूंढेंगे, तब हम देखेंगे कि हमने पूरे गांव को इम्यूनाइज किया और पूरे गांव में साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। साइड इफ़ेक्ट 1 दिन में भी हो सकता है, साल में भी हो सकता है, 5 साल में भी हो सकता है, राइट? और उस गांव में एक भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, तब हम कहेंगे ये वैक्सीन काम करेगा या कम से कम नुकसान नहीं करेगा, राइट? तो आप देखिए कितना टाइम लगेगा। अब ये मत पूछिएगा कोरोना के लिए हमने वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे बना लिया, क्योंकि उस समय ये एक्यूट इन्फेक्शन है, बहुत जल्दी हो रहा था और पर्पस सिर्फ ये था कि हमें ये देखना है कि एवरीबडी वाज गेटिंग इन्फेक्शन, होल पॉपुलेशन, होल वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज एट रिस्क। उस समय जो हुआ वो एज इमरजेंसी मेजर लेके रिलीज़ कर दिया गया, ठीक है ना? ये सिचुएशन हर एक के साथ नहीं है। HMPV का वैक्सीन आप ऐसे थोड़ी वो रिलीज़ कर दोगे कि जाओ भाई लगाओ, फ़ायदा हो ना हो, नुकसान तो हो सकता है ना। तो इसलिए कोरोना वॉज अ डिफरेंट केस सिनेरियो, पैंडमिक था, होल पॉपुलेशन वॉज थ्रेटेंड। अगर हम कहते हैं 10% लोगों को होता है सीरियस इन्फेक्शन, जिसमें से 10% मर जाते हैं, सोचो 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज गोइंग टू डाई, हाउ मेनी ऑफ देम? तो वो इमरजेंसी मेजर्स थे। उस समय जो लॉजिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। नॉर्मल के सिनेरियो में लॉजिक्स डिफरेंट होते हैं, हर समय हम सेम तरह से नहीं सोच सकते, ठीक है ना? नॉर्मली ऐसे वैक्सीन बनने में टाइम लगता मैम वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन भी एक तरीके का वायरस ही होता है जिसको हम लोग बॉडी में इंजेक्ट करते हैं? जी, हम कोई भी वायरस है उससे वो चीज़ें निकाल देते हैं जो सीवियरिटी कॉज करती है, और वो चीज़ें रहने देते हैं जिससे इम्यूनिटी कॉज होती है, ठीक है ना? तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमने वायरस को लिया, उसको काट दिया, समझिए मोटी भाषा में काट दिया, ये हिस्सा इसका इन्फेक्शन करके हमको बीमार बना रहा था, वो निकाल दिए हमने, वो जीन्स निकाल दिए हमने, सिर्फ वो जीन्स रखे कि वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टर कर ले। अब आप समझो हमने कोई चीज़ काट के निकाली, वो वापस आ जाए, वैक्सीन की तुमको प्रोटेक्ट करेंगे, हमने तुमको ही इन्फेक्शन दे दिया। मान लो वो म्यूटेशन होके और सीवियर हो गया, मान लो आज तो इन्फेक्शन नहीं कर रहा है, 2 महीने बाद वो चेंज होके इन्फेक्शन करने लगा। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें जिसको सोचना पड़ेगा इसके लिए ना, वैक्सीन के लिए। तो इट्स नॉट ईजी। वायरस जो हैं अब वो भी खुद को डेवलप करते हैं? हाँ, म्यूटेट करते हैं जैसे इंसान करते, कोई भी चीज़ करती है। आप पुरानी पिक्चर उठा के देखो तो कहते हैं इतने अरब साल पहले इंसान ऐसा दिखता था, आज इंसान ऐसा दिखता है ना। सो यू चेंज एज पर एनवायरनमेंट, वैसे वायरस भी करते हैं। मैम वायरस नेचुरल होता है या उसको क्रिएट भी किया जा सकता है? क्रिएट ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम भगवान नहीं है कि को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मॉडिफाई करके हमने एक नया ही चीज़ क्रिएट कर दी, वो अलग बात है, बट विच इज़ डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी। ये सब पिक्चरों में अच्छा लगता है, थेरेटिकली पॉसिबल है कि हमने, मान लीजिए कोई वायरस था, उसमें चेंज किया, एक नया ही वायरस हमने क्रिएट कर दिया, तो ये पॉसिबल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट्स बिकॉज जो चीज़ हम बनाते हैं उसको फिट फॉर सर्वाइवल भी होना चाहिए। हमने किसी चीज़ में चेंज कर दिया और वो सर्वाइव नहीं करेगा तो बेकार है ना। एक ही बार बना, मर गया, ख़त्म हो गया। उसको रेप्लिकेशन, सर्वाइवल, एनवायरनमेंट में फिट, ये सब भी होना पड़ेगा ना। तो हम खुदा नहीं। क्या HMPV का भी कोई वेरिएंट ऐसा आ सकता है जो थोड़ा सा पैंडेमिक क्रिएट करे या चीज़ों को? हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है, उस पर को नो डिबेट ऑन इट। अभी से ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैम अगर किसी की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है तो क्या कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके उसको बेहतर कर सकते हैं? बताते हैं डॉक्टर्स, कहते हैं एक्सरसाइज करिए, माइल्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको, हेल्दी खाना खाना चाहिए, वो सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं। जितने भी इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनको एक लाइफ कॉमन मैन के लिए मैम, मतलब आप लोग जो हैं अच्छा हेल्दी खाएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें, टाइम से सोएं, ये 3-4 चीज़ें बताते हैं। और इसके अलावा मैम HMPV को लेकर अगर किसी में हो गया है तो सबसे पहले उसको भी क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? कुछ नहीं, अपने घर में रहें, मस्त रहें, कुछ नहीं, घर में रहे, मस्त रहे, कोई प्रिकॉशन नहीं चाहिए। दूरी जब तक आपको पता चलेगा
कि मुझे HMPV का इन्फेक्शन हुआ है, तब तक आप ठीक हो चुके होंगे, तो आपको जिसको फैलाना होगा फैला चुके होंगे। तो मैम अगर किसी में सिम्टम्स आता है तो क्या वो अगर नहीं देखिए, सेल्फ अपने आप को थोड़ा सा आप सैंपल करे? सेल्फ टेस्टिंग के लिए तो कहीं जा नहीं रहे। आप कितनी बार हुआ कि आपको जुकाम हुआ है और डॉक्टर के पास गए कह के हमको टेस्ट कर दो, नहीं होता है ना ऐसे। आप HMPV को लेकर एक लोगों के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा, क्योंकि लोगों में इस समय कई सारे कंफ्यूजन है, डर है, क्योंकि कोविड को उन्होंने देखा है तो इसलिए कहीं ना कहीं उनके जहन में कई सारे सवाल आ रहे हैं। मेरा कहना ये है कि एक तो हर चीज़ जो मीडिया में आती है उसको अंधे होके फॉलो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई कारण नहीं है फियर का। तीसरी बात यह है कि अगर HMPV इन्फेक्शन किसी में डायग्नोज भी हो रहा है तो ये बिल्कुल साधारण माइल्ड इन्फेक्शन है जो स्वतः 3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए ना कोई पैनिक करने की ज़रूरत है, ना अस्पताल जाने की ज़रूरत है, ना खुद को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, ना काम बंद करने की ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत नहीं। आपको सोचना ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी में HMPV जैसे पहले था, आपको पता ही नहीं था उसके बारे में, उसी तरह रहने की ज़रूरत है। आपको अभी भी पता नहीं है, उसको इतना इम्पोर्टेंस देने की जो वो डिज़र्व ही नहीं करता, ज़रूरत नहीं। मतलब दिस इज़ टू सिंपल अ थिंग एंड इसको बहुत ज़्यादा दिमाग पे हावी नहीं होने देना। कोई पैनिक नहीं है, जो भी है ठीक हो जाएगा 2 से 4 दिन के अंदर। एक मैम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं उनके लिए वायरस, तो उसको कैसे आप देखते हैं? बायोलॉजिकल वेपन्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम मना करें, डिनाई नहीं कर सकते हम, दे आर एग्जिस्टिंग। एंड ऐसा भी नहीं है कि हम ये कहें कि हमें उसके बारे में काम नहीं करना चाहिए, हमें समझना चाहिए हाउ टू प्रोटेक्ट। अगर कुछ ऐसा होता है कभी तो हम कैसे अपने को प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे हमें पास एक, आई एम श्योर, मैं उन विभागों से नहीं आती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग रक्षा मंत्रालय एंड ऑल में काम कर रहे होंगे या बायो टेररिज्म पे काम कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि उनके पास प्रिपेयर्डनेस प्लान्स होते होंगे। दैट्स अ रियलिटी, इट कैन हैपन, इट डज़ हैपन। छोटे छोटे उसमें तो कभी कभी आता ही है सुनने में, तो उसके लिए प्रिपेयर्डनेस तो रखनी होगी। वी हैव टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मैम बट अगर ये नेशनल सिक्योरिटी की बात। तो मैम उसके लिए अगर तैयारी करनी हो तो क्या चीज़ें पहले करने की आवश्यकता होगी? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन इट। बायो टेररिज्म पे मैं एक्सपर्ट की तरह बात नहीं कर सकती हूँ, पर हमें तो लगता है पहले तो हम अवेयर हों कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हमको प्रॉब्लम कर सकती हैं। दूसरी चीज़, उनके लिए वैक्सीन क्या होगा, उनका प्रिवेंशन क्या होगा, उनसे हमको कैसे डील करना होगा। अगर इस तरह से कुछ करें तो उनके SOPs होंगे, प्लान्स होंगे, प्रिपेयर्डनेस प्लान्स होंगे। ये सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए किसी भी देश के पास। एंड आई एम 100% श्योर होती होंगी, आई एम नॉट अवेयर, मगर होती होंगी। हम कोई आइसोलेशन में तो जीते नहीं हैं। तो अगर इस तरीके की सिचुएशंस मान लीजिए आती है, तो चूंकि आपने जैसे कहा कि ठीक है पहले से तैयारियां होंगी, लेकिन तैयारी में भी अगर जहाँ पे नहीं हो, नॉट फॉर ओनली इंडिया, अगर कहीं पे नहीं तो उनको बहुत तैयारी करें तो उसमें कितना लगभग टाइम मैम आपको लगता है कि जैसे वैक्सीन का आपने बताया कि उसके लिए बनेगी, तो देखिए हर चीज़ के लिए वैक्सीन तो है नहीं जी, लेकिन जिन चीज़ों के लिए है उनके पास हमारे पास ये तो प्लान हो कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो इतनी वैक्सीन प्रोड्यूस कहाँ होगी, कैसे होगी, कौन बनाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। वैक्सीन से भी पहले अगर इस तरह का कुछ होता है, जैसे सबसे पहले जो उन्होंने कहा था कि एक एंथ्रेक्स का स्पोर्स होते हैं जो पाउडर के फॉर्म में आप कागज़ में भी भेज सकते हैं, उससे एंथ्रेक्स होता है। अब एंथ्रेक्स के लिए एनिमल डिजीज़ भी कॉज करता है, ह्यूमन डिजीज़ भी कॉज कर सकता है। अगर लंग को इन्फेक्ट करेगा तो फेटल भी हो सकता है। सो दीज आर द सीवियर इलनेसेस एंड एंथ्रेक्स कोई नई बीमारी नहीं है। लाइक सैकड़ों साल से हमें पता है कि एंथ्रेक्स होता है। तो उसके लिए अब प्रिपेयर्डनेस क्या करनी है, इम्यूनिटी होगी पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ। तो जो बायो टेररिज्म में जो बायोलॉजिकल वेपन्स यूज़ होते हैं उनमें ज़्यादातर वो चीज़ें यूज़ होती हैं जिसके लिए इम्यूनिटी ना हो पॉपुलेशन में, तो हम पूरी पॉपुलेशन को एक ही बार में हिट कर सकें। जैसे मानिए स्मॉल पॉक्स, अब 50 साल हो गया, 60 साल से हमने बच्चों को वैक्सीन भी करना बंद कर दिया। ठीक, लाइक हम लोग की पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, बट आई एम श्योर आपकी जनरेशन वैक्सीनेटेड नहीं होगी, तो आपकी जनरेशन में कोई इम्यूनिटी नहीं है उसके अगेंस्ट। भगवान न करे अगर कोई कहीं से स्मॉल पॉक्स फैलता है, स्मॉल पॉक्स से मौतें भी होती थी, डिसफिगरिंग तो होता ही है, मतलब इट्स अ वेरी सीरियस इन्फेक्शन।
तो हम क्या करेंगे? हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमें पता है वैक्सीन कैसे बनता है, हम बनाएंगे और सबको लगा देंगे। अब 4 हफ्ता लगेगा वैक्सीन का इम्यूनिटी आने में कम से कम, तब तक हम क्या करेंगे? 4 हफ्ता ही लगेगा, हमें बनाने में भी 4 हफ्ता लगेगा, हम एक दिन में थोड़ी बना के जी, रेडी और कर उसकी देंगे। जरूरत भी बहुत, क्वांटिटी भी बहुत क्वांटिटी बड़ी भी चाहिए। बहुत, पूरी पॉपुलेशन को करना है, ऑल द यूथ नीड टू बी वैक्सीनेटेड। तो ये चीज़ों के लिए क्या प्लान्स होने हैं, कैसे होने पड़ेंगे, ये मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैम बंद क्यों किया गया इसका कुछ? क्योंकि ज़रूरत नहीं है। वायरस जो चीज़ सर्कुलेशन से ख़त्म हो गई दुनिया से, उसको अगर हम बनाएंगे कल को वो म्यूटेट करके फिर इन्फेक्शन कॉज करने लगे। भाई हम आपको वैक्सीनेशन करना कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अब एट देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे हम पोलियो की वैक्सीनेशन भी बंद करेंगे। आज नहीं करेंगे, 10 साल बाद करेंगे, पर बंद करेंगे, क्योंकि वायरस म्यूटेट हो गए, फिर विरुलेंट हो गए, हम तो वायरस दिए जा रहे हैं। तो वायरस को हटाओ दुनिया से, ये फंडा है ना। एक मैम क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस रहता है? बैक्टीरिया के लिए हमारे पास बहुत इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स हैं। बैक्टीरिया एक पूरा सेल है, वायरस जो है वो पूरा सेल नहीं है। वायरस हमारी मशीनरी यूज़ करता है हमको किल करने के लिए। जैसे अगर हम वायरस को किसी सेल फ्री मीडिया में डाल दें तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास अपनी पूरी मशीनरी नहीं है, वो सब सेलुलर लेवल है, सेल पूरा नहीं है वो। बैक्टीरिया को अगर हम डाल दें ना तो किसी भी चीज़ में वो ग्रो कर जाएगा, उसको सेल नहीं चाहिए। अगर हम उसको एक ब्रॉथ में डाल दें तो वो ब्रॉथ में ग्रो करता है। बैक्टीरिया पूरा कंप्लीट सेल है, उसके पास पूरी अपनी मशीनरी। बैक्टीरिया और वायरस ये पूरा हर जगह है। इनमें से बहुत कम, मतलब बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है जो ह्यूमन डिजीजेस कॉज करता है। वी ऑल आवरसेल्व्स, वी ऑल आर अ पैकेट ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया। तो हम इतने सारे बैक्टीरिया वायरस अपने शरीर में लेके घूमते हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वेल डिफाइंड, उनको स्टडी करना आसान है क्योंकि वो ग्रो कर सकते हैं। वायरसेस ग्रो नहीं होते हैं, तो वायरसेस को स्टडी करना मुश्किल है, उनको समझना मुश्किल है। वो इम्यूनिटी से बहुत प्ले करते हैं कि वो हमारी ही मशीनरी यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमारी मशीनरी को कहाँ कैसे एग्जॉस्ट करेंगे वो हमें समझना पड़ता है। देन एंटी बैक्टीरियल्स आर मैनी, रोज़ नया निकाल लेते हैं लोग, कोई ना कोई। इतने सालों से हम लोग मिसयूज़ कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स, और अब हम लोग को लग रहा है कि हम लोग उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां हम 50 साल 100 साल पहले चले जाएंगे जहाँ एंटीबैक्टीरियल्स काम नहीं करते थे। तो लेकिन वायरसेस के लिए अभी इतने इफ़ेक्टिव एंटीवायरल ड्रग नहीं है, क्योंकि वायरस हमारी मशीनरी यूज़ कर रहा है। तो अगर हम वायरस को मारने जाते हैं तो हम अपने सेल्स को भी मारते हैं, तो वायरस को मारना थोड़ा मुश्किल है। तो एंटीवायरल्स आर डिफ़िकल्ट टू इन्वेंट, वायरसेस आर डिफ़िकल्ट टू किल. Fortunately, most of them are self-limiting. Bacteria are easy to kill with antibacterials, but antibacterials should be used with caution, क्योंकि अगर हम केयरलेसली उनको यूज़ करेंगे तो हम एग्जॉस्ट कर देंगे सारे एंटीबैक्टीरियल्स को। तो बहुत सारे फ़र्क हैं, उनकी पैथोजेनेसिस अलग है, वो अलग तरह से डिजीज़ेस कॉज करते हैं, अलग तरह से वो करते हैं, बाकी हैं दोनों पैथोजन। मैम एंटीबायोटिक्स जो होता है, कॉमनली किसी को सर्दी जुकाम हुआ और वो जल्दी बिना डॉक्टर के भी कहे हुए खुद से ले लेते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? उस पेशेंट में कुछ हो या ना हो, पर ओवरऑल बहुत ख़राब इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं थी, आपने मिस यूज़ किया एंटीबायोटिक का। दूसरी चीज़, जो भी एंटीबायोटिक हम लेते हैं वो कहीं ना कहीं बॉडी में सिक्रीट होकर एनवायरनमेंट में जाते हैं, है ना। चाहे भले ही हम फ्लश करके निकाल दें, हम स्वेट में निकालें, जहाँ भी वो फ्लश होके एनवायरनमेंट में जाएगा फाइनली। तो एनवायरमेंटल बैक्टीरिया में उसके अगेंस्ट और हमारे बॉडी के भी बैक्टीरिया में उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होगा। तो वो रेजिस्टेंस जो है, बैक्टीरिया की ये क्षमता होती है कि वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को दे सकता है। तो अननेसेसरली हमने बैक्टीरियल रेजिस्टेंस को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया। तो जब तक ज़रूरत नहीं हो, एंटीबायोटिक क्यों खाना है? महंगा है, आपका दवा में पैसा खर्च हुआ, आपके शरीर पे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है हो। और दूसरी चीज़ है, भगवान न करे कल को ऐसी नौबत आ जाए कि हम ये अभी तो बेवजह खा रहे हैं और कल को जब हमें वाकई ज़रूरत पड़े तो हमारे पास कोई एंटीबायोटिक जो इफ़ेक्टिव हो वो बचा ही ना हो। तो ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए कंसर्न है। पूरे जो वन हेल्थ की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ना आजकल, उसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा काम है।
ठीक है, थैंक यू सो मच मैम इन सारी चीज़ों पर हमको ये जानकारी देने के लिए, क्योंकि एचएमपीवी को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न था, तो इसलिए आज मैंने अपना ये सेशन जो है एचएमपीवी को लेकर रखा और आपने हमें ये टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच।